तो लास्ट लेक्चर तक नियर बाय 14 क्वेश्चंस हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर हो गए थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें एक बीट था कंस्टेंट मोशन का। तो उस मोशन पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे पढ़ाते वक्त, लेकिन वो बहुत कम लिए थे। तो बेटर वे हम उसके ऊपर और फोकस करते थोड़ा। लिखिएगा, कंस्टेंट मोशन का एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में आपको नजर आएगा। ज्यादातर कंस्टेंट मोशन पर पार्ट जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन नीट में भी कभी रेयर केस में कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए। तो देखिएगा, a block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with a velocity v. Which moves with a velocity v as shown in figure. The horizontal velocity of the block is, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें निकालना है। इसका डायग्राम निकालते हो सबसे पहले। ऐसा ये फ्लोर है, यहाँ पर एक पुली सिस्टम कनेक्टेड है और यहाँ पर हम उसे खींच रहे हैं v वेलोसिटी से। तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है जिसका मास m है। ओके, ये रहेगा थीटा एंगल। ठीक है, तो ऐसा ये पूरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसमें हमें v वेलोसिटी से हम इसे खींच रहे हैं। तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पर इंक्लाइन डायरेक्शन में वेलोसिटी या फिर मोशन एक्ट होने वाला है। इस वजह से ये ब्लॉक नो डाउट हॉरिजॉन्टली भी मूव करने वाला है। तो हमें ये बताना है कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा। ऑप्शन दिया आपको v, बी ऑप्शन दिया है v बाय साइन थीटा, ऑप्शन सी दिया है v साइन थीटा, और ऑप्शन डी दिया है v बाय कॉस थीटा। तो ऐसे ये 4 क्वेश्चंस दिए यहाँ पर। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? ये स्टार मार्क करके रखना क्वेश्चन कांस्टेंट मोशन। अगर बीट आपको किसी बुक में नजर आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले नजर आ सकता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कांस्टेंट मोशन का। अब कांस्टेंट मोशन अगर रहा तो आपको पता है हमें वो पुली सिस्टम के ऊपर बाउंड हुआ जो लेंथ है ना, वो कंसिडर करना पड़ता है। तो लेटेस्ट एज्यूम करते हैं हम ये जो लेंथ रहेगा रस्सी का वो हम यल एज्यूम करते हैं। मतलब इस ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक जिस पॉइंट से हम खींचने वाले हैं ना, तो इस पूरे सेक्शन का जो लेंथ रहेगा वो यल रहेगा। इज इट ओके? लेटेस्ट एज्यूम लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। तो बताओ मैं अगर इस एल का डेरिवेटिव लेता हूं dl बाई dt तो क्या मिलेगा मुझे? बताओ मुझे। मैं इस यल का अगर डेरिवेटिव लेता हूं मैं लेंथ का, तो क्या मिलने वाला है मुझे? वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी को तो हम v से इंडिकेट कर रहे हैं। उन्होंने जो v वेलोसिटी दिया है ना इस रस्सी का, तो ये वही वेलोसिटी है जो dl बाई dt से हमें मिलने वाला है। इज इट ओके? तो यहाँ पर लेंथ को हम यल एज्यूम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एज्यूम करो, यहाँ के आगे का जो लेंथ है वो नेग्लेक्ट कर दो, या फिर कंसिडर किया तो भी कुछ ज्यादा मतलब फर्क नहीं करेगा, लेकिन लॉजिकली हमें लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेना है। ओके, और फिर आप देखिएगा मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ना, ये जो ब्लॉक कवर करने वाला है, मतलब जैसे जैसे रस्सी को हम खींचने वाले हैं वैसे वैसे ब्लॉक आगे की ओर शिफ्ट होने वाला है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करने वाला है x, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? y। तो मुझे बताओ x चेंज होने वाला है या y चेंज होने वाला है? जब ये ब्लॉक मोशन करेगा ना अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो x का वैल्यू चेंज होगा या y का वैल्यू चेंज होगा? डेफिनेटली x का वैल्यू चेंज होने वाला है। y का वैल्यू एज इट इज रहेगा पूरे मोशन में। देखिएगा
ये ब्लॉक अगर यहाँ पर भी जाता है ना, तो फिर एट द टाइम ऑल्सो y का जो वैल्यू है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जब हॉरिजॉन्टल मोशन अपना खत्म करेगा ना पूरा ब्लॉक, तभी भी y का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कांस्टेंट मोशन में यही समझना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और कौन सा वैल्यू वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पर ये तो पक्का है कि x का वैल्यू वेरिएबल है और y का वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, तो इस वजह से बताओ मुझे x, y और l इन तीनों में क्या रिलेशन है? टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड l? बताओ क्या रहेगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड l? सीधा सीधा ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मुझे आंसर बताओ। राइट आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, हम वो देखेंगे tan थीटा क्या रहेगा क्या नहीं, उसका हमें यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है इनिशियली। ओके, सिर्फ इतना देखो, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड एल। तो अब इसमें डेरिवेटिव लेना है हमें, लेकिन डेरिवेटिव उन्हीं चीजों का लिया जाता है जो क्वांटिटी वेरिएबल है। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव जीरो आता है, तो इस वजह से वाई स्क्वायर टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो आएगा। एक्स का रहने वाला है क्योंकि एक्स वेरी होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये यल कम होता जाएगा एट दैट टाइम x भी मतलब चेंज होने वाला है, तो इस वजह से x का डेरिवेटिव आएगा 2x dx by dt। इज इट ओके? वक्त के साथ ये x चेंज होने वाला है, तो इस वजह से 2x dx by dt रहेगा, और l का वैल्यू क्या रहेगा? 2l dl by dt। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। ठीक है, तो अब दोनों तरफ अगर आप देखते हो तो 2 गेट कैंसल, क्योंकि दो वो इक्वल पार्ट है तो दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा। x इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या रहेगा बताओ? x इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी एल बाई डी टी है। डी एल बाई डी टी का वैल्यू तो हमने पहले एज्यूम किया है कि वो v है। ओके, v मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट स्ट्रिंग। अब रहा सवाल डी एक्स बाई डी टी का। डी एक्स बाई डी टी मतलब ही क्या है? हमें निकालना क्या है देखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से बदले बनेगा, और x मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगा, और डेरिवेटिव लेते हैं तो x इंटू ये vx आएगा। मतलब इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं एज्यूम करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं एज्यूम करता हूँ vx के साथ, और यही हमारा फाइनल आंसर हमें निकालना है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये फाइनल आंसर vx का, vx को एक साइड रख देते हैं हम, बाकी सब टर्म्स को दूसरे साइड रख देते हैं। ओके, क्योंकि हमें फाइनल आंसर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का निकालना है, तो vx इज इक्वल टू यल इंटू वी डिवाइडेड बाय एक्स आएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? v बाय एक्स बाई यल। अब बताओ मुझे इस ट्रायंगल में x बाई यल मतलब क्या रहेगा? ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसमें x बाई यल मतलब क्या है? टेल मी। इस ट्रायंगल में x बाई यल मतलब क्या रहेगा? साइन थीटा राइट आंसर है। अपोजिट साइड अपॉन कॉस थीटा नहीं रहेगा, स्नेल देखिएगा, थीटा का अपोजिट साइड एक्स है। ओके, और हाइपोटेनस यल है, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा रहेगा। इस वजह से फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है बच्चों? v बाय साइन थीटा, ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया? कांस्टेंट मोशन के लॉजिक से हमें इसका आंसर निकालना पड़ा, और वो आने वाला है v बाय साइन थीटा। x बाई एल को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ साइन थीटा से, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, दैट इज v साइन थीटा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो इस वजह से कांस्टेंट मोशन के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ओके, तो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है, मुझे ढूंढने के लिए जस्ट 1 मिनट लगेगा, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये भी एक क्वेश्चन है कांस्टेंट मोशन का जो टिपिकली आपको दिखता है किसी भी मतलब बुक में, और बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, और ये आईआईटी के एग्जाम में भी पूछा गया है 2004 में। अभी वो मिलने को होना क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट देखते हैं, मिला तो ठीक, वरना हम
अगले लेक्चर लेते हैं उसे। ओके, मिल गया क्वेश्चन वो। ये आईआईटी के 2004 के एग्जाम में पूछा गया है, कांस्टेंट मोशन पर ही है, और ऐसे ही लॉजिक से निकालना पड़ेगा हमें आंसर। जो लॉजिक हमने अभी यहाँ पर अप्लाई किया वही लॉजिक से हमें फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो अब क्या है। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर लिखिएगा, इसे भी स्टार मार्क कीजिएगा। In the arrangement shown in figure, the ends P and Q of an inextensible string move downward with a uniform speed. With a uniform speed u. Pulley A and B are fixed. Mass m move up with a speed. मास m कितने स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ये हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसा है दिखेगा। ये रहेगा P, ये रहेगा A पॉइंट, ये रहेगा B पॉइंट, और ये रहेगा Q। तो P और Q दोनों तरफ से हम उसे खींचने वाले हैं। ओके, P एंड Q ऑफ एन इनएक्स्टेबल स्ट्रिंग्स आर मूव डाउनवर्ड विथ अ स्पीड U। तो दोनों भी U स्पीड से डाउनवर्ड जाने वाले, ये भी U स्पीड से नीचे जाने वाला है, ये भी U स्पीड से नीचे जाने वाला है। ओके, और हमें मतलब डेफिनेटली आपको पता है P और Q से अगर हम उसे नीचे खींचेंगे तो फिर ये M क्या होने वाला है, कुछ स्पीड से ऊपर जाने वाला है। इज इट ओके? समझ में आ गया सभी को? जिस स्पीड से P और Q U स्पीड से नीचे जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली वहां पर अगर आप देखते हो तो ये m मास जो रहेगा ये डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। तो इसका ऊपर जाने का स्पीड हमें निकालना है। इज इट ओके? और इसके ऑप्शन दिए 2u cos थीटा, बी ऑप्शन रहेगा u बाय cos थीटा, सी ऑप्शन रहेगा 2u बाय cos थीटा, और डी ऑप्शन रहेगा u cos थीटा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर भी पिछली बार जैसे ही हमें लॉजिक लगाना है कंस्टेंट मोशन का। ओके, u वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो रस्सी का हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ एज्यूम करते हैं। ओके, सिर्फ यहाँ तक ही करते हैं, एक साइड से भी कैलकुलेशन किया तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, ये x लेते हैं हम थीटा का अपोजिट साइड, और ये y लेते हैं वर्टिकल साइड। ओके, ये जो डिस्टेंस रहेगा y और ये रहेगा x। ओके, और ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो l रहेगा। अब बताओ मुझे इस कंडीशन में x कांस्टेंट रहेगा या y कांस्टेंट रहेगा? टेल मी, फटाफट आंसर दो। इसका आंसर पक्का सभी का सही आना चाहिए। अब इस केस में बताओ कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा? यल तो वेरी होने वाला है धीरे धीरे, उसी वजह से स्पीड चेंज होने वाला है। रहा सवाल अब x और y, तो बताओ मुझे x और y के बीच में ऐसा कौन सा बीट है जो कांस्टेंट रहेगा? ओके, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ऐसा क्वांटिटी को कांस्टेंट कहा जाता है। अच्छे से देखिएगा, वैष्णवी, कतार सिंह, अब दोनों भी चेक कीजिएगा। ये यम मास अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो इमेजिन करो y चेंज होने वाला है या x चेंज होने वाला है? टेल मी। क्योंकि जब हम P एंड Q
इस दो स्ट्रिंग्स को u वेलोसिटी से नीचे खींचेंगे ना, तो पक्का आपको पता है कि y चेंज होने वाला है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में y वेरिएबल है और x कांस्टेंट रहेगा। x आप स्टार्ट टू एंड देखिएगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इस मास m का, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि हम इससे नीचे खींच रहे हैं, तो ये दोनों आर्म से नीचे खींचने से m ऊपर जाने वाला है, तो इस वजह से y चेंज होगा। वक्त के साथ y धीरे धीरे कम होने वाला है, लेकिन x एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें वही लॉजिक लगाना है जो पिछली बार लगाया। क्या लॉजिक लगाना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, क्योंकि वो इस कंडीशन में कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का क्या आएगा? 2y dy बाय dt। ओके, और 2l dl बाय dt ये रहेगा हमारा 2l dl बाय dt, ये रहेगा हमारा एल स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो 2 गेट कैंसल। अब क्या होगा? dy बाय dt मतलब ही क्या है बताओ? dy बाय dt मतलब ही क्या है? सोच समझ कर आंसर दो। dl बाय dt मतलब ये हमारा u है। ओके, उन्होंने वो स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी है, इस स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी है, राइट, वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा, उसे हम वी से इंडिकेट करते हैं। तो y इंटू वी इज इक्वल टू एल इंटू यू रहेगा, क्योंकि आपको dl बाय dt मतलब वो रस्सी का जो स्पीड है ना, वो u स्पीड से नीचे जा रहा है। तो डेफिनेटली मतलब ये आर्म से अगर u स्पीड है ना, तो पुली सिस्टम दोनों आर्म्स में सेम स्पीड मेंटेन करता है, तो इसमें भी u स्पीड होगा। इज इट ओके? तो दैट्स व्हाई dl बाय dt, ये जो हमने लेंथ एज्यूम किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इस लेंथ का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है फिर? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एल इंटू यू रहेगा। ओके, और फिर वी वाई का आंसर क्या आएगा देखिएगा, एल बाय वाई इंटू यू रहेगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यू बाय वाई बाय एल। इज इट ओके? तो आप बताओ वाई बाय एल मतलब क्या है इस कंडीशन में? टेल मी। कॉस ऑफ थीटा राइट आंसर है, तो इसका आंसर आएगा यू बाय कॉस ऑफ थीटा। इज इट ओके? पिछले और इस प्रॉब्लम में फर्क समझ में आ गया? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा रिलेटेड टू द कांस्टेंट मोशन। इस लेवल के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। ये हमने सिर्फ एक साइड से निकाला है, दूसरे साइड भी एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाला है। इज इट ओके? अगर आप अच्छे से देखते हो तो दूसरे साइड भी हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही साइड से मतलब स्पीड नहीं एक्ट हो रहा है, ये दो साइड से सिस्टम एक्ट हो रहा है। तो इसमें हमें स्मॉल चेंज करना पड़ेगा। आप देखिएगा, इस वजह से आप देखिएगा ये x प्लस एक्स ये कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन ये y 2 टाइम्स रहेगा। इज इट ओके? तो इस वजह से अगर हम उसे नीचे डिवाइड करते हैं तो फिर ये u बाय 2 कॉस थीटा रहेगा। इज इट ओके? बस सॉरी 2u बाय कॉस थीटा रहेगा ये। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 2u बाय कॉस थीटा। ये 2 एक्स्ट्रा क्यू जनरेट हुआ है देखिएगा। यहाँ पर हमें फिर से ट्रायंगल का लॉजिक लगाना पड़ेगा, और ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें y x और ये जो यल रहेगा, इसमें इसके बीच हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इजीली फिर इसका आंसर 2u बाय कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, एक ही साइड अगर हमने कंसीडर किया, मतलब यहाँ पर दो साइड से आपको पता है, दोनों भी साइड से यहाँ पर देखिएगा, दोनों भी साइड से, जस्ट 1 मिनट, दोनों भी साइड से हम नीचे खींचने वाले हैं, तो इस वजह से जो इफेक्ट रहेगा वो दोनों साइड का रहेगा। ओके, एक ही साइड मैंने कंसीडर किया है, तो फिर आंसर u बाय कॉस थीटा आ गया। अगर दोनों साइड कंसीडर करेंगे तो फिर इसका आंसर डेफिनेटली आने वाला है 2u बाय कॉस थीटा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रहेगा, जस्ट 1 मिनट, तो इसका राइट आंसर रहेगा u बाय कॉस थीटा। ये एक साइड कंसीडर किया तो, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड से हम उसे नीचे खींच रहे हैं, मतलब ये u स्पीड से अगर हम नीचे खींचेंगे तो ये ब्लॉक m u बाय कॉस थीटा स्पीड से ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी हम u से खींच रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट वहां पर क्या रहेगा, u बाय कॉस थीटा। तो इस वजह से u बाय कॉस ऑफ थीटा
प्लस यू बाय कॉस ऑफ थीटा। अगर हम करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2u बाय कॉस ऑफ थीटा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, समझ में आ गया बच्चों? दोनों साइड से वही फिनोमिनन ऑकर हो रहा है, इस वजह से पहले हमने एक साइड को कंसीडर किया एक्स वाई एल, और फिर यू बाय कॉस थीटा आंसर मिला, फिर दूसरे साइड को भी कंसीडर करेंगे तो वही आएगा। इज इट ओके? तो कांस्टेंट मोशन के इतने लेवल तक आपने अगर क्वेश्चन किए तो जस्ट सफिशिएंट है। इसके आगे और कुछ देखने की आपको, मुझे नहीं लगता है कोई एक्स्ट्रा कुछ जरूरत है। ओके, दिस लेवल इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, समझ में आ गया ये बीट? जस्ट 1 मिनट। This concept is clear to all of you? ये एक्सप्लेन करना, इसे और एक बार बताओ। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन और ये पिछला वाला क्वेश्चन, ये आपको बहुत ज्यादा बार दिखेंगे किसी भी बुक में। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर v बाय साइन थीटा था और इस वाले क्वेश्चन का 2u बाय कॉस थीटा। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। जाते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नियर बाय मुझे लगता है ये सीक्वेंस वाइज हमारा, ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज देखिएगा। ये हमारा नियर बाय ये 14, ये 15th, ये क्वेश्चन नंबर 15 था और नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लेना। अगर कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम या फिर कुछ दिक्कत आता है जिस वजह से आप नहीं लिखते हो, तो ये वीडियोस में जब अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तब देखते जाइएगा और उन बीट्स को अच्छे से लिख लेना। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं हम। अलग सेक्शन पर लेते हैं आप। कांस्टेंट मोशन का इतना ही लेवल सफिशिएंट है। पढ़ाते वक्त भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए होंगे और ये भी कुछ क्वेश्चंस है, तो इतना किया आपने तो सफिशिएंट है जस्ट। ओके, अभी एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है। रोप, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ही निकालना है। रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड linear density 0.5 kg per meter is laying on smooth horizontal surface. It is pulled by a force of 25 Newton. The tension in the rope at a point 8 meter away from the point of application is. ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा 20 न्यूटन, ऑप्शन बी रहेगा 15 न्यूटन, ऑप्शन सी रहेगा 10 न्यूटन एंड ऑप्शन डी रहेगा 5 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बताओ? एक रोप है जिसका लेंथ आपको दिया है उन्होंने कि 10 मीटर है और इसका लीनियर डेंसिटी आपको दिया है 0.5 kg पर मीटर। ओके, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है
और एक एंड से उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना 25 न्यूटन का। तो जिस एंड से फोर्स एक्ट हो रहा है ना उससे 8 मीटर अवे, ओके, मतलब यहाँ पर कुछ तो भी पॉइंट रहेगा जिसका डिस्टेंस 8 मीटर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको टेंशन निकालना है। इज इट ओके? करो फाइंड आउट। कंसिडर दिस रिंग एज अ ब्लॉक सिस्टम, ओके। और ब्लॉक सिस्टम में आपको पता है ये दो ब्लॉक्स है, ओके। और इन दो ब्लॉक्स के बीच में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर इसके बीच का जो टेंशन है ये आपको निकालना है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को ट्रीट कीजिएगा, जल्दी सॉल्व होगा। सिर्फ एक ही फैक्टर अलग है, 0.5 kg पर मीटर, ओके। उसका लीनियर डेंसिटी यहाँ पर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना हार्ड है, आपको इजीली सॉल्व करते आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर बताओ। लीनियर डेंसिटी दिया है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ का रेशियो रहेगा। इस रिंग के टोटल मास को अगर हम इस रिंग के टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं ना तो फिर हमें ये लीनियर डेंसिटी मिल जाता है। बस इतना ही हिंट आपके लिए सफिशिएंट है। लीनियर डेंसिटी मींस टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ रहेगा। इज इट ओके? मास पर यूनिट लेंथ, इस फैक्टर को लीनियर डेंसिटी कहा जाता है। वो भी नहीं समझ में आया तो आपको यूनिट से पहचान जाना है। यूनिट क्या है? केजी पर मीटर है, ओके। मतलब इसका पर मीटर 0.5 kg मास रहेगा, किसका? इस रोप का, ओके। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लॉजिक लगाओ, पहले इसे ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट करो, पूरा मास निकालो, फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है उस जगह का भी मास निकालो और फाइनल आंसर निकालो। ठीक है, देखते हैं हम। एक स्टूडेंट का आंसर ए आ गया है। निकालो सभी आंसर। देखो, इस टॉपिक में जितना हो सके उतना आप मोराइटी ले रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही पढ़ाने वाला आपको पढ़ा सकता है, बाकी आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा तो भी, ओके। तो देखिएगा आप, ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं। इस रोप का हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस रोप? इस रोप का टोटल लेंथ आपको यल का वैल्यू 10 मीटर दिया था, और इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा क्या था? 0.5 kg पर मीटर था, ओके। 1 मीटर के अंदर इसका मास रोप का 0.5 kg था। तो बताओ इस रिंग का टोटल मास कितना आएगा? हाउ मच इज द टोटल मास? हाउ मच इज द टोटल मास? लीनियर डेंसिटी लैम्डा मास अपॉन लेंथ आएगा, ओके। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यल करना पड़ेगा हमें। इज इट ओके? तो 5 kg आने वाला है, करेक्ट आंसर है। इतना आ गया तो आपने मतलब एक लिमिट तक सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, ओके। तो लैम्डा का वैल्यू 0.5 kg पर मीटर था, इसको 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आने वाला है 5 kg। तो ये एक पूरा बड़ा सा ब्लॉक हम एज्यूम करते हैं जो 10 kg का है, 5 kg का है, और इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 25 न्यूटन। तो बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम? बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास आएगा। तो एफ नेट का वैल्यू 25 और टोटल मास 5, तो फाइनल आंसर आएंगे इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, तो इतना तो आ गया था आपका। अभी देखिएगा हमें टेंशन किस जगह पर निकालना है। उन्होंने क्या कहा है? द टेंशन इन द रोप, एग्जैक्टली ये हमें देखना है कि एग्जैक्टली किस जगह पर हमें टेंशन निकालना है। व्हाट द गिवन? द टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट ऑफ 8 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो होता है जहां पर फोर्स लगता है, ओके। मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना उस पॉइंट से 8 मीटर डिस्टेंस पर, तो वो पॉइंट लगभग यहां पर होगा। तो 8 मीटर डिस्टेंस पर हमें टेंशन निकालना है। इज इट ओके? तो बताओ मुझे इस 8 मीटर का मास कितना होगा? जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां तक उस रोप का मास कितना होगा? 8 मीटर तक। यहां से लेकर यहां तक मास कितना आएगा? वही लॉजिक से निकालो हमारा। 3 kg कैसे होगा? देखिएगा लीनियर डेंसिटी यहां पर भी उतना ही रहेगा,
ओके 8 मीटर पर भी लीनियर डेंसिटी उतना ही आएगा 0.5 kg बाय 0.5 kg बाय मीटर। ओके तो 8 मीटर का मास चाहिए हमें, सो मास ऑफ 8 मीटर हम m डैश एज्यूम करते हैं, तो ये कितना होगा 0.5 kg पर मीटर इंटू 8, तो 0.5 मतलब हाफ होता है, हाफ इंटू 8, तो आंसर आएगा 4, तो 4 kg मास रहेगा। इज इट ओके? तो अब इस ब्लॉक को मैं ऐसे चेंज करता हूं, एक 1 kg का ब्लॉक और एक 4 kg का ब्लॉक। ओके तो यहां पर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। इज इट ओके? तो कितना आएगा बताओ, अगर दो ब्लॉक से एक बड़े वाले ब्लॉक पर 25 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके 4 kg के ब्लॉक पर, और आपको निकालने को कहा है यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कितना आएगा बोलो बच्चों? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अभी हमारे ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन बन गया, मोशन ऑफ अ कनेक्टेड ब्लॉक, तो कितना इजी था? क्या आएगा आंसर इसका बताओ? जिस डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम मास काउंटिंग करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से मास काउंटिंग करेंगे इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, तो वो 1 kg रहेगा। तो इस वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स जो रहेगा वो कितना आने वाला है? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस टू ब्लॉक इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मास कितना कहां से लेना पड़ता है? अपोजिट डायरेक्शन से, जहां से फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो मास 1 था, एक्सेलरेशन 5 था, तो इस वजह से फाइनल आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो इस वजह से ऑप्शन डी सही रहेगा। इज इट ओके? समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर लीनियर डेंसिटी भी दिया है ना उन्होंने, तो उसे हमारे प्रॉब्लम में मोल्ड कर देना है, तो इतना आपको वैरायटी पूछा जाता है। पढ़ाने वाला आपको कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालना है ये पढ़ाता है, ओके, और जस्ट उसमें स्लाइडली चेंज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे चेंजेस आपको कैप्चर करते आने चाहिए। इज इट ओके? आ जाएगा? मतलब ये चीजें आपको एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इजीली मतलब समझ में आ जानी चाहिए। ओके मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा भी अगर डिफरेंस किया ना, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचना ही बंद कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, छोड़ दो इसे। ओके लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको फाइट करना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक से हमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं है कि वो पढ़ाने के बाद ही आपको एग्जाम में दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऑन द स्पॉट एग्जाम में नए नजर आते हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ा दिमाग अलग लगाना पड़ता है। ओके इज इट ओके? कनेक्टेड ब्लॉक्स का लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया था, जस्ट डेंसिटी का यूज करके आपको इसके ब्लॉक सिस्टम में से कन्वर्ट करना था। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा तो भी खुद से इनपुट देते जाओ आप, ठीक है, वरना मुश्किल होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते क्वेश्चंस का। ये जो हम ज्यादा क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, मतलब ये टॉपिक तो पढ़ाकर मेरा 2-3 दिन पहले ही हुआ है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूं? ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके। ओके वरना टॉपिक हम पढ़ाते रहते हैं और कॉन्फिडेंस आपका कुछ भी बिल्डअप नहीं होता है। अगर ऐसे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस अगर आपके आंखों के सामने आते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें और कुछ एक्स्ट्रा देने का मतलब सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस खुद को डेवलप करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। ओके नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ लिखकर होगा, क्योंकि अभी 5 ही मिनट बचे मीटिंग को, तो दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। जो रिमेनिंग हमारे 3 क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। 17 क्वेश्चन हो गए, अभी 18 क्वेश्चन है। द एलिवेटर shown in figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A is 0.5 kg. The force exerted by the block A on the block B is the force exerted by the block A on the block B is ऑप्शन दिया है ए 2 न्यूटन, ऑप्शन दिया है बी 4 न्यूटन, ऑप्शन दिया है सी 6 न्यूटन, और ऑप्शन दिया है डी 8 न्यूटन। डायग्राम दिया है उन्होंने,
डायग्राम निकल रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ऐसे ही लिफ्ट है, कुछ मतलब सेक्शन सी से टाई किया है ऊपर। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, जिस बी ब्लॉक के ऊपर ये ए ब्लॉक रखा है, और ये लिफ्ट डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, बस इतना ही दिया है आपको, और आपको निकालना है ए ने द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द बी, ए ने बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया ये निकालना है। ओके, इतना ही हिंट देता हूं आपको, ए का एफबीडी निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। ओके, और फिर फाइनल आंसर निकालना है जैसे हम निकालते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी, ए का मास भी उन्होंने दिया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी चीज जब हम किसी फ्लोर पर रखते हैं तो उसका जितना वेट होता है उतना ही वेट फ्लोर भी उसके ऊपर एक्सर्ट करता है, इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाओ, ए का एफबीडी निकालो। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी सॉल्व। जी का वैल्यू अगर लगता है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको। बताओ अब आंसर क्या रहेगा। इजी क्वेश्चन ये। ठीक है, आ गए सभी स्टूडेंट का आंसर, राइट आंसर है। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक दिया है उतने सभी स्टूडेंट का सही है आंसर। कतार सिंह, वैष्णवी, कल्याणी, तीनों का भी आंसर सही है। ऋतुजा आपका भी सही है। ठीक है, तो देखिएगा, ए का अगर हम एफबीडी निकालते हैं तो ए के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं वो सब हमें उसे वहां पर दिखाने पड़ेंगे। तो ए ऐसा बीट है। अब देखिएगा, ए का मास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, वेट दैट इज 0.5 इंटू 10। ओके, और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने वाला है। ओके, और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मतलब ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाने वाला है। तो कौन सा कंपोनेंट बड़ा रहेगा बताओ, नीचे वाला या ऊपर वाला? एन बड़ा रहेगा या ये एम जी, ये फैक्टर बड़ा रहेगा बताओ। एक्सेलरेशन का हेड किस तरफ है वो देखो, एक्सेलरेशन का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली एम जी फैक्टर बड़ा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, इज इट ओके? तो एम जी मतलब 0.5 इंटू 10 रहेगा, माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एम का वैल्यू 0.5 इंटू ए का वैल्यू 2 है, तो 0.5 इंटू 2 1 आएगा ये। ओके, और 0.5 इंटू 10 5 आएगा, तो 5 माइनस एन इज इक्वल टू 1, और एन इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 न्यूटन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 न्यूटन। इज इट ओके? आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बीटेक का टाइम क्रिटिकली कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा ज्वाइन करो। जस्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है आज के, वो हम करते हैं। रिजॉइन फास्ट। मीटिंग का कभी भी एंड होगा तो फिर से रिजॉइन कीजिएगा। जस्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो लेते हैं हम और आज का कोटा हम खत्म करते हैं।